सोच के देखिए, हर दिन, हर देश, हर इंसान एक फैसला लेता है। क्या बनाएं, क्या खरीदें और कितना? अर्थशास्त्र असल में इसी चुनाव की कहानी है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारे पास चीजें तो सीमित हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, वो तो असीमित हैं। तो कैसे पूरा करें इनको? तो चलिए इसी बात को समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं, बंदूकें और मक्खन या गन्स एंड बटर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हथियारों और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बंदूकें का मतलब है डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, और मक्खन का मतलब है हम सबके लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना, हेल्थ सर्विसेज, एंटरटेनमेंट। और यही किसी भी देश के सामने सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी दुविधा है। और ये दुविधा आती कहाँ से है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास हर चीज बनाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। जमीन लिमिटेड है, काम करने वाले लोग लिमिटेड हैं, मशीनें लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी चाहतों की उसकी कोई सीमा नहीं है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को स्केर्सिटी या कमी कहते हैं, और यही वो कोर प्रॉब्लम है जो हमें चुनाव करने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश ये डिसाइड कैसे करे कि उसे क्या बनाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये तय करें कि क्या चाहिए, हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि क्या संभव है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, प्रोडक्शन की एब्सोल्यूट लिमिट्स को समझना। ये जो टेबल है इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। बेसिकली ये एक सिंपल सी टेबल है जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाती है। देखिए, अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ बंदूकें बनाने में लगा दें तो हम 15 यूनिट बना सकते हैं, पर मक्खन 0। और अगर सारे रिसोर्सेज मक्खन बनाने में लगा दें तो 5 यूनिट मक्खन मिलेगा, पर बंदूकें एक भी नहीं। और वो जो लास्ट कॉलम है ना, वो ये बता रहा है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट मक्खन बनाने के लिए हमें कितनी बंदूकें छोड़नी पड़ेंगी। और बीच में देखिए और भी कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब असली जादू तब होता है जब हम इस टेबल के डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हमें मिलता है ये कर्व। इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या शॉर्ट में पीपीसी। ये कर्व असल में एक तस्वीर है एक इकोनॉमी के लिए जितने भी पॉसिबल और एफिशिएंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस हैं उन सब की। इस कर्व की ना 2 खास बातें हैं, ध्यान से देखिए। पहली, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अगर एक चीज ज्यादा बनानी है तो दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी, सिंपल। दूसरी, इसका शेप, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कॉन्केव है। अब इसका क्या मतलब है? सोचिए, शुरू में मक्खन बनाने के लिए हम सबसे अच्छे किसानों और जमीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब और मक्खन बनाना होगा तब तो उन लोगों और फैक्ट्रीज को भी इस काम में लगाना पड़ेगा जो बंदूकें बनाने में माहिर थे। इसलिए हर नए यूनिट मक्खन की कीमत बंदूकों के रूप में बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये ग्राफ एक और चीज बड़े कमाल से दिखाता है। अगर इकोनॉमी इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर है, जैसे कि पॉइंट F, इसका मतलब है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज का पूरा और बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कर्व के अंदर किसी पॉइंट पर हो रहा है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, या तो बेरोजगारी है या रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या एक इकोनॉमी हमेशा इन्हीं बंदिशों में फंसी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या जब रिसोर्सेज जैसे कि लोग या मशीनें बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देश दोनों ही चीजों का पहले से कई ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ किताबों का एक ग्राफ नहीं है। ये असल में किसी भी देश के इकोनॉमिक पोटेंशियल और उसके सामने मौजूद चॉइसेस का एक पावरफुल विजुअल मैप है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि क्या क्या पॉसिबल है और हर चॉइस की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि एक इकोनॉमी क्या बना सकती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो क्या बनाएगी। ये कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए हमें प्रोड्यूसर्स से हटकर अब कंज्यूमर्स की तरफ देखना होगा। ये समझना होगा कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। इकोनॉमिक्स में इस चाहत को एक खास नाम दिया गया है, यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी बस एक फैंसी सा शब्द है। इसका मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल करने से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन या खुशी। जब कोई भी कुछ खरीदता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उस चीज से उसे यूटिलिटी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। पिज्ज़ा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत तेज भूख लगी है। पिज्ज़ा का पहला स्लाइस, आह क्या कमाल का लगता है, जन्नत।
दूसरा स्लाइस भी बहुत अच्छा लगता है, पर चौथे या पांचवें स्लाइस तक आते आते हर एक्स्ट्रा स्लाइस से मिलने वाली खुशी कम होती जाती है ना? बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये हमें कंज्यूमर्स के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जब जेब में पैसे लिमिटेड हों तो कोई ये कैसे डिसाइड करे कि अलग-अलग चीजों पर कितना खर्च करे ताकि उसे सबसे ज्यादा खुशी यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। और इसका जवाब इस सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन में छिपा है। इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का गोल्डन रूल कहते हैं। हाँ, देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत आसान है। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है, एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब वो अपने पैसे को इस तरह से बांटता है कि हर चीज पर खर्च किया गया आखिरी रुपया उसे बराबर की खुशी दे। अगर एक चीज पर खर्च किया गया 1 रुपया दूसरी से ज्यादा खुशी दे रहा है तो वो अपने खर्च को एडजस्ट करता रहेगा जब तक दोनों से मिलने वाली खुशी बराबर ना हो जाए। तो अब हमें पता है कि क्या पॉसिबल है और ये भी कि लोग क्या चाहते हैं। अब आती है कहानी की आखिरी कड़ी कि प्रोड्यूसर्स यानी कंपनीज और बिजनेस इन चाहतों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सप्लाई यानी आपूर्ति की। सप्लाई का सीधा सा मतलब है किसी चीज की वो क्वांटिटी जिसे बेचने वाले एक खास कीमत पर मार्केट में लाने के लिए तैयार हैं। सप्लाई को भी हम एक शेड्यूल यानी टेबल में देख सकते हैं। ये टेबल एक बहुत ही क्लियर रिश्ता दिखा रही है। जब कीमत 1 रुपया है तो 100 यूनिट सप्लाई हो रही हैं, और जैसे ही कीमत बढ़कर 3 रुपये होती है, सप्लाई भी बढ़कर 300 यूनिट हो जाती है। और जब इस डेटा को हम ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें मिलता है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ सप्लाई कर्व। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। कीमत जितनी ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा बिक्री का स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव। यहाँ भी एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जब सिर्फ उस चीज की कीमत बदलती है तो हम सप्लाई कर्व पर ही ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट ही बदल जाए, सोचिए कोई सस्ती नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर कीमत पर पहले से ज्यादा सप्लाई होगी। ठीक है, तो अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। हमने 3 अलग-अलग आइडियाज देखे, पर असल में ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, पॉसिबिलिटी से लेकर रियलिटी तक। तो कहानी कुछ ऐसी है। स्टेप 1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें हमारी सीमाएं दिखाता है कि हम क्या क्या बना सकते हैं। स्टेप 2 कंज्यूमर्स अपनी खरीदारी के जरिए एक तरह से वोट करते हैं और सिग्नल देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और स्टेप 3 प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट का मौका देखते हुए उन्हीं चीज़ों को सप्लाई करके रिस्पॉन्ड करते हैं जिनकी डिमांड है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। बंदूकें और मक्खन की वही दुविधा आज भी जिंदा है, बस नाम बदल गए हैं। सोचिए, हमारे पास जो लिमिटेड ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें हमें कहाँ लगाना चाहिए? स्पेस एक्सप्लोरेशन में या क्लाइमेट चेंज से लड़ने में? ये एक ऐसा इकोनॉमिक चॉइस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं, और ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि स्केर्सिटी और ट्रेड ऑफ्स हमेशा हमारे साथ हैं।